हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो अब स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी का जो पीटी 365 में टॉपिक चल रहे थे, और उसमें 2-3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि पहला था कि स्टेट फाइनेंस, उसके बाद स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके बाद पब्लिक डेट। ये 3 टॉपिक हो चुके हैं और आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो गए 2-3 टॉपिक हम आज और लेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है आपका एक्सटर्नल बजट बोरोइंग, लाइक दिस, ऑफ बजट बोरोइंग। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है ऑफ बजट बोरोइंग, और इसके बाद एक टॉपिक हम इसमें और लेंगे ऑफ बजट बोरोइंग के बाद, जो होगा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। एंड द थर्ड टॉपिक जिसको हम लोग फाइनल करेंगे इसमें वो है डेटेड सिक्योरिटी। आप बस इतना ये यकीन मान लीजिए कि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि तीनों टॉपिक से इतने क्वेश्चन आपके बनाए जा चुके हैं, चाहे वो आपका ऑफ बजट बोरोइंग हो जाए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, या कोई भी टॉपिक, इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। अब ये कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये जो न्यूज़ में आया, इससे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इन्हीं के ऊपर चर्चा होगी। बहुत बेसिक लेके चलेंगे, बस आपको वही चीज़ बताई जाएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बिकॉज ये एक एडवांस लेवल का प्रोसेस है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसके ऊपर एक उसकी रिस्पेक्टेड वीडियोस अलग से आप लोग के लिए बनाई जाएगी। तो लेकिन पूरे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक जरूर रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जाहिर सी बात है लाइक करिए, बिकॉज ये भी हम लोग को अच्छा लगता है, इससे बहुत मोरल सपोर्ट मिलता है ताकि हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें कर सकें। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि आज के लिए है ऑफ बजट बोरोइंग। अब सबसे पहले न्यूज़ क्या है ये देख लेते हैं। एक संस्था है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है ऑफ बजट बोरिंग के ऊपर। अब ये ऑफ बजट बोरिंग क्या होता है, इसको बाद एक समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो जनता के लिए काम कर रही है, सबको पता है ना। तो जनता के लिए काम कैसे कर रही है, बिकॉज इसके पास पैसा है। अब सरकार के पास पैसा कैसे आता है, जाहिर सी बात है टैक्स से आता है, और भी बहुत सारी चीजें, और नॉन टैक्स, मतलब काफी और अलग अलग तरीके से आता है। मतलब अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं राजस्व। मतलब कि जो सरकार की इनकम होती है ना, वो कैसे आती है, या तो टैक्स के जरिए से आएगी, या तो टैक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका राजस्व है, उसका रेवेन्यू है। अब जो उसके पास पैसा आता है उसी पैसे में से तो खर्चा करेगी वो सरकार। तो यही हमारी आय, जो हमारी राजस्व आया है, जो उनके पास इनकम गवर्नमेंट की आई है, और इनकम का, और उसके बाद जो हमारा राजस्व सरकार के पास आया है, उसी पैसे से वो क्या काम करती है, खर्चे करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। अब मान लो सरकार के पास आया है 100 रुपया, टोटल इनकम उसकी 100 रुपए की है, लेकिन मान लीजिए कि उसका खर्चा जो है वो 150 रुपए का है। तब इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी, क्या लेगी, उधार लेगी, मतलब कि डेट, उधार लेगी। अब ये बोला जाता है, एक डेटा के अनुसार अभी भारत पर टोटल डेट, आपको पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कितना है, 155 ट्रिलियन रुपया। ये हमारी डेट टू जीडीपी, मतलब कि हमारी जीडीपी का पता कितना परसेंट है, 81%। मतलब कि देश में, देश की जो गवर्नमेंट्स हैं वो लगभग 81% उधार पे चल रही हैं, और अगर उसका अमाउंट देखोगे तो 155 ट्रिलियन रुपया है। ये क्या है, उधार है, ये डेट है भारत का टोटल। अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है। तो हुआ ये कि 1999 और 2000 के करीब जो भारत सरकार थी, जाहिर है मजबूरी है भाई, हमें उधार लेना ही, हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारी इनकम नहीं है, तो हम उधार लेके ही काम चलाएंगे। तो उधार उस समय इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि सरकार ने चाहा कि यार अब इसको संभालने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तब इस उधार को कम करने के लिए, इस उधार के ऊपर लिमिट लगाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ है, एक एक्ट पास होता है जिसको हम लोग FRBM एक्ट बोलते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें समय समय पर बदलाव हुआ,
और समय समय पर बदलाव होने के बाद जो रीसेंट पास में जो बदलाव हुआ है वो एक पर्सन है एनके सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने इसमें कई सारे बदलाव किए। और उस कमेटी ने क्या बदलाव किए ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक दो चीजें जो कि इस आर्टिकल से रिलेटेड वो मैं बता देना चाहता हूं। जैसे उसने ये बदलाव किया कि भैया ऐसा है कि सरकार, ठीक है सरकार देश की जनता के लिए खर्चा करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं मुंह उठा के खर्चा ही करती रहे। उसके लिए जरूरी यह है कि जब भी वो उधार ले या डेट ले तो एक लिमिट से ज्यादा ना ले। जैसे अब आपको पता होगा, जब आप आगे पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज ये वीडियो मत देखियो। अगर आपको ये नहीं पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपको नहीं पता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आपको ये नहीं पता है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, आपको ये नहीं पता इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चाहते हो कि जो भारत का राजस्व या बजट के संबंध में कुछ है तो प्लीज कमेंट करो, ताकि उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जा सके, ताकि आप लोगों के जो पॉइंट है वो दूर हो सके। घंटा भर की वीडियो नहीं देखनी, 15 मिनट की वीडियो देख के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं। अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करिए ताकि उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो ये अलग अलग तरह के घाटे होते हैं, ये अलग अलग तरह के जो घाटे होते हैं उनके अलग अलग पर्पस है। अब फिस्कल डेफिसिट का अपना ही रोल है, रेवेन्यू डेफिसिट का अपना ही रोल है, प्राइमरी डेफिसिट का अपना ही रोल है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का अपना ही रोल है। अगर इन सबको एक वर्ड में देखें तो ये क्या है कि घाटे हैं, मतलब कि सरकार कितना उधार में। अब देखो, तो सरकार जो उधार लेगी वो कितना लेगी उसके ऊपर लिमिट किसने लगाई है? एनके सिंह कमेटी ने। अब मान लो कि सर उसने लिमिट लगा दी कि भैया आपका जैसे मान लो 100 रुपए इनकम थी और आपका खर्चा कितना 150 रुपए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उधार, इसमें कितना उसको उधार लेना पड़ेगा 50 रुपए। लेकिन सर एनके सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसने लिमिट लगा दी कि आप मात्र 30 रुपए ही उधार ले सकते हो, 30 रुपए ही तुम उधार ले सकते हो, 20 रुपए का उधार तुम नहीं ले सकते। अगर तुमने लिया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। अब ये 20 रुपए का इंतजाम सरकार कहां से करेगी? क्योंकि ये जो उधार लेगी ना ये आपके बजट में दिख जाएगा, और बजट में किन किन रूप में दिखेगा? फिस्कल डेफिसिट के रूप में, रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में, प्राइमरी डेफिसिट के रूप में, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में दिख जाएगा। लेकिन सरकार को खर्चा तो करना है। अब ये 20 रुपए कहां से ले सरकार, जिसको हम बजट में भी ना दिखाएं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ बजट बोरोइंग। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार उधार तो लेती है लेकिन उसको कभी भी बजट में नहीं दिखाया जाएगा। जब सरकार ऐसा उधार जो कि अपनी नीड को पूरा करने के लिए सरकार लेती है लेकिन उसको बजट में नहीं दिखाया जाता, उस तरह के उधार को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ बजट बोरोइंग बोलते हैं। अब ये कैसे लेती है? तो आपको पता होगा जैसे भारत सरकार की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एफसीआई हो गया, ओएनजीसी हो गया, है ना, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं। तो अब उसने एफसीआई से बोल दिया कि भैया ऐसा है कि तुम जो है एक काम करो, मार्केट से तुम उधार ले लो। तो जब कोई सरकार की ऑर्गेनाइजेशन सरकार की तरफ से मार्केट से पैसा लेती है लेकिन उस पैसे को बजट में मेंशन नहीं किया जाता, ऐसे अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ बजट बोरोइंग। अब ये पैसा आपके बजट में तो नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात इस चीज की क्या होती है ना, ये बजट में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब इसको पूरा करने की बात आएगी ना, तब इसको पूरा करने के लिए जो पैसा खर्चा किया जाएगा वो बजट में जरूर मेंशन होता है। हमने मेंशन नहीं किया लेकिन इसको भरपाई करने के लिए तब हमें बजट में मेंशन करना पड़ेगा। तो यह है कि भारत में बहुत सारा रुपया इसके लिए लिया जाता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम ये कहते हैं कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है, सरकार को अपनी देश की जनता की नीड को पूरा करने के लिए बहुत सारा उधार लेना पड़ता है, लेकिन सरकार एक लिमिट तक ही उधार ले सकती है। क्यों? क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी, एनके सिंह कमेटी, उसने एक लिमिट लगा दी है, भाई तुम इतने उधार ले सकते हो। अब उस लिमिट के बियॉन्ड जाके आप उधार नहीं ले सकते। तो अब जो अमाउंट बचा है, जैसे मैंने यहां पे बताया कि यहां पे जो 20 रुपए बचे थे, इसका भरपाई कैसे करेगी? इसके लिए सरकार के पास दूसरे टूल होते हैं, मतलब सरकार की जो दूसरी संस्थाएं होती हैं, वो संस्थाओं के जरिए से जब उधार लिया जाता है तो उस तरह के लिए हुए उधार को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ बजट बोरोइंग। इसको बजट में तो मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन जब इसकी भरपाई की जाती है तो बजट के जरिए से ही होती है।
तो बोला है ना कि उधार ले लिया लेकिन पैसा यहीं से भरा जाएगा, तो इसको ऑफ बजट बोरिंग बोलते हैं। अब इसकी रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें आपके इस आर्टिकल में दी हुई है। रियल में बताऊं, आप बस जितना मैंने बताया बस इतना ध्यान में रखना, मोर देन सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखना जरूरी है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना है। बाकी जितनी बातें मैंने आपको बताई है सब इसके अंतर्गत लिखी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हो। इसकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, क्या इंप्लीकेशन होंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इससे ज्यादा इस आर्टिकल में जानने की जरूरत नहीं, एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, नहीं समझ में आएगा हम आपको और चीजें बताएंगे, लेकिन इससे ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट अकाउंट डेफिसिट का। अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। न्यूज क्या है यहां पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिशिएंट पर जाने से पहले मैं एक न्यूज बता देना चाहता हूं। क्या है न्यूज में देख लो कि करंट अकाउंट डेफिशिएंट वाइडेन टू $9.2 बिलियन फ्रॉम 1.3 बिलियन इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब कि 1.3 बिलियन से बढ़ के कितना हो गया, $9.2 बिलियन। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया है, 1.3 बिलियन से बढ़ के 9.2 बिलियन। अब जो कि हमारी जो जीडीपी है, लेकिन हुआ क्या है कि ऑल्दो लेटर इट डिक्लाइन टू द 1% ऑफ द जीडीपी। ध्यान से देखना, अगर ये लिखा हुआ है $9.2 बिलियन, तो इसका मतलब ये है कि डेटा के आधार पर, अब इसमें डेटा नहीं मिला, आप अगर इस न्यूज को पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज आ जाओगे। इस डेटा के आधार पर अगर ये 9.2 बिलियन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो टोटल जीडीपी का कितना है, वो टोटल जीडीपी का है 1.3%। 1.3%। अब हुआ क्या है, एक लाइन इन्हीं ने यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी और दूसरे वाले में कंफ्यूज कर दिया। इंफॉर्मेशन क्या है कि जो था हमारा कितना था, 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हुआ, 9.2 बिलियन डॉलर। ये टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है, 1.3%। आगे इन्होंने डायरेक्ट लाइन लिख दी कि जो कि बाद में कम होकर 1% हो गया। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है, ये 1% किसका हो गया? तो जब ये बढ़ा था तो टोटल कितना था, 1.3%। अब ये टोटल जीडीपी का कितना हो गया, 1%। मतलब कि 0.3% की कमी आई है। बात समझ में आ रही है कि टोटल कितना हुआ था, 9.2 बिलियन हो गया कब से, 1.3 बिलियन से, जो कि टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है, 1.3%। आगे जाके ये फिर से कम हो गया, टोटल जीडीपी का कितना परसेंट हो गया है, नियरली 1%। अब नियरली 1% की बात करें तो अमाउंट में कितना होगा, नियरली 7 से 8 बिलियन डॉलर के बराबर होगा, इतना हुआ है। अब एक जगह उन्होंने नंबर दिए, एक जगह परसेंटेज दिए, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं फिर से एक बार न्यूज़ बता दूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़ के कितना हो गया, 9.2 बिलियन डॉलर। अगर हम इसको जीडीपी का देखें तो 1.3% है, हमारी जीडीपी का 1.3% ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। उसके बाद कुछ समय के बाद जो 1.3% हमारी जीडीपी का था वो कितना परसेंट कम हो गया, 1% तक आ गया, मतलब 0.1% की कमी आ गई है। ये न्यूज है। चलो अब न्यूज नहीं समझ में आ रही तब भी हटाओ, कोई इशू नहीं। अब यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो यूपीएससी की सबसे पसंदीदा चीज है वो क्या है, यहां पर ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अभी इसकी हम लोग गाथा खोलेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा इसका ट्रेंड जानना कि पिछले 5 से 10 सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट रहा कैसा है। क्योंकि कोविड आने के बाद जितने भी ट्रेंड रहे हैं वो सब चेंज हुए हैं, और आपको जरूर पता होना चाहिए कि पिछले 5 से 10 सालों में कैड का स्तर क्या है। किसी को पता है इस बारे में कि कैड का स्तर क्या है, कितना था, कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है? ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ आपके सामने डेटा पब्लिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, बहुत ध्यान से, जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो दो हिस्सों में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कभी कभी सरप्लस में भी हुआ है, कैड हमारा कैश भी रहा है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब 19 मई 2021 और मई 2020 और 21, इन दो समय पर जो हमारा करंट अकाउंट है वो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, मतलब पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा जितने भी समय रहे हैं उसमें करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में रहा है, मतलब कि माइनस में रहा है। और 2022 और 23 वाला जो सेगमेंट था उसमें हमारे करंट अकाउंट का डेफिसिट पता है कितना, 1.4% जीडीपी का हो गया था, मतलब लगभग 36 बिलियन डॉलर, 36 बिलियन डॉलर तक वो निगेटिव में गया है। मतलब अगर हम इस पूरी स्टोरी को समराइज करके ट्रेंड के बारे में बताना चाहें तो इसका जो ट्रेंड बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, अगर इसका जो ट्रेंड बनेगा करंट अकाउंट का, अगर हम ट्रेंड देखें
तो अगर एक ऐसी हम लाइन खींचते हैं, तो अगर हम 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 को देखें, तो 2020 में ये थोड़ा ऊपर बढ़ा है, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, फिर उसके बाद नीचे ही रहा है। 2023 में और नीचे गया है, अभी क्या है, बस यहां तक चल रहा है इस तरीके से। मतलब ये क्या है, हमारा करंट अकाउंट, और ये कुछ समय के लिए पॉजिटिव रहा 2020 में ही, कुछ समय के लिए पॉजिटिव रहा 2021 में, लेकिन उसके बाद से बहुत ज्यादा निगेटिव होते होते भी थोड़ा सा अभी अच्छी सिचुएशन में है। अब मैटर आता है, ये ट्रेंड है। अगर आपसे कोई पूछे क्या हमेशा करंट अकाउंट हमेशा पॉजिटिव रहा है, तो आंसर क्या होगा, नहीं। हमेशा निगेटिव रहा है, आंसर क्या होगा, नहीं। सबसे बेहतर आंसर क्या होगा, फ्लक्चुएट किया है। क्या किया है, फ्लक्चुएट किया है। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जैक्टली करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बैक जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, अब देखो इस पूरी स्टोरी क्या है। जैसे इंडिया है, इंडिया में जितने लोग भी रहते हैं, कोई भी हो, आप, हम, कोई बिजनेस एंटिटी, कोई भी रहता हो, इसी तरीके से जितने लोग भी रहते हैं, वो भारत के अलावा जितने भी विदेशी कंट्री हैं, विदेशी कंट्रीज हैं, उनके साथ हम कौन कौन सा गुड्स मंगाते हैं, उनके साथ कौन कौन सी सर्विसेज लेते हैं, और कौन कौन सा ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट करते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो विदेशों से क्या क्या सामान मंगाते हैं, क्या क्या गुड्स मंगाते हैं, इसी प्रकार क्या क्या सर्विसेज मंगाते हैं, इसी प्रकार क्या क्या ट्रांसफर पेमेंट मंगाते हैं। साइमल्टेनियसली जो विदेशी हैं वो भारत से कौन कौन से गुड्स मंगाते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज मंगाते हैं, और कौन कौन सा ट्रांसफर पेमेंट मंगाते हैं। इन सबका जो एक लेखा जोखा होता है, वो एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, और उस रजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब भारत में जितने भी लोग हैं, रहने वाले हैं, वो विदेशों से कितना सामान मंगाते हैं, गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट। इसी तरीके से विदेशों में रहने वाले भारत से क्या क्या सामान, क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या ट्रांसफर पेमेंट मंगाते हैं, इन सब का लेखा जोखा एक जगह पर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दो तरह के अकाउंट होते हैं। अगर आप थोड़ी सी डीप एनालिसिस पे और जाओगे, जब आपकी क्लासेस फाउंडेशन पे चल रही होंगी, तब इसमें एक तीसरे प्रकार का भी होता है, लेकिन अभी उसकी जानने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में रहने वाला विदेशों से कौन कौन सा सामान, कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन सा ट्रांसफर पेमेंट मंगाता है, और भारत के अलावा जितनी भी विदेशी कंट्रीज हैं, वो भारत से कौन कौन सा सामान, कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सा ट्रांसफर पेमेंट मंगाते हैं, उसका लेखा जोखा कहीं तो होगा। वो सारा लेखा जोखा कहां पर होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें और आगे जाने से पहले यहां पर मैं बोल रहा हूं गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट। गुड्स का मतलब सामान जिसको हम टच कर सकें, सर्विसेज का मतलब ये, जैसे कि सर्विसेज, आप कोई यहां पर बैठा है और किसको सर्विसेज दे रहा है, आपका बीपीओ है अमेरिका का, वहां अमेरिका वाले को सर्विसेज दे रहा है, वो किस चीज में काउंट हो जाएगा, सर्विसेज में। अभी ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, अब देखो, चाहे आप गुड्स मंगाओ, चाहे आप सर्विसेज मंगाओ, इसमें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पेमेंट का तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब कोई चीज अगर आप सामान मंगा रहे हो, तो उसके रिसीव में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी चीज आपके पास आएगी तो उसके रेसिप्रोकल में कुछ ना कुछ जाएगा जरूर। लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि सऊदी में कोई पर्सन रहता है, और सऊदी में कोई पर्सन, उसने अपने घर को जो पेमेंट भेजा, तो खाली सऊदी वाले ने पेमेंट भेज दिया, अब रेसिप्रोकल में आपको कुछ भेजना पड़ेगा नहीं। सऊदी में मान लो कि जैसे अब आप हैं, तो आपके फादर सऊदी अरब में रहते हैं, तो सऊदी अरब में उन्होंने जो रुपया कमाया, रुपया कमा के आपके घर में भेजा, तो अब ये बता, इसके रेसिप्रोकल में तुम्हें कुछ उनको भेजना पड़ेगा नहीं। तो जब वन वे ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, गिफ्ट, कुछ भी होता है, वो हमारा सब ट्रांसफर पेमेंट में होता है। मतलब कि जिसके लिए कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन ना हो हमारी, वो हमारा क्या है, ट्रांसफर पेमेंट में आता है। कोई अगर हमको गिफ्ट भेजता है, जैसे मान लो किसी ने हमको वहां से भेजा, क्या गिफ्ट भेजा, और गिफ्ट भेजने के बाद हम उसको रुपया भेजेंगे वापसी नहीं,
तो ऐसा सामान, ऐसी सर्विसेज जो हमको भेजी जाए लेकिन रेसिप्रोकल में हमें उसके लिए कुछ भी ना देना पड़े, वो सारी चीजें ट्रांसफर पेमेंट में आती हैं। और ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें कहां पर लिखी होती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने अकाउंट? 2 अकाउंट, पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कुछ और चीज देखो, तो इसको ऐसे देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 अकाउंट, करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब इसमें और भी क्लासिफिकेशन है। जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में 3 तरह की चीजें आ रही होती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की चीजें आती हैं? 3 तरह की चीजें आएंगी। 3 तरह की नहीं, मैं 2 तरह की मानता हूं। एक होता है विजिबल थिंग्स और एक होता है इनविजिबल। ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। अब विजिबल चीज का मतलब क्या है? अब कहीं से आपने कोई तगड़ा वाला फोन मंगा लिया जो कि इंडिया में नहीं बनता, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन सा गूगल वाला जो फोन होता है पिक्सल, वो इंडिया में नहीं बनता, आपको बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, तो वो विजिबल है ना, आपको दिख रहा है ना। कोई पोर्शे कार आपने मंगा ली जो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई, वो किसमें? विजिबल में आ जाएगा। मंगाया ना सर? तो जब पोर्शे कार मंगाओगे तो उसका अमाउंट तो आप भेजोगे ना, तो आपको सामान मिला और उसके लिए आपने पेमेंट भेजा, तो ये सब चीजें कहां पे लिखी जाएंगी? विजिबल अकाउंट में। और विजिबल अकाउंट किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। और सारी चीजें अल्टीमेटली कहां लिखी जा रही है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसी तरीके से अब कोई सर्विसेज है, आपको दिख रही, अब बीयूपीओ पे सर्विसेज आप दे रहे हो, वो दिखता है क्या? नहीं, सर्विसेज आपको दिखती नहीं है, तो ये क्या किस में आ जाएंगी? सर्विसेज भी इसी में आ जाएंगी, सर्विसेज भी इसी में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि मर्चेंडाइज, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट की रिस्पेक्ट में हो, वो सारा किसका पार्ट हो जाता है? कैपिटल, करंट अकाउंट का। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे सरकार कभी कभी जब माल के बाहर से लोन लेती है तो एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग। इसी तरीके से आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टॉक मार्केट में जाके किसी तरीके का स्टॉक ले लिया, तो पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया ना, तो स्टॉक मार्केट में वहां की स्टॉक ले लेना, इसी तरीके से एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग सरकार के द्वारा ले लेना, ये सारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये सब कहां पर आते हैं? कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ये सारी चीजें कहां पर आएंगी? कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। अब यहां पर और भी चीजें दिखने वाली हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम कैपिटल अकाउंट की बात को एकदम छोड़ देते हैं। तो जो करंट अकाउंट होता है, अगर मान लो कोई चीज हम गुड्स और सर्विसेज, तो अब यहां बहुत ध्यान से देखना, भारत में बहुत सारा सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते होंगे और बहुत सारा सामान हम यहां से एक्सपोर्ट करते होंगे, ठीक है ना? क्या करते होंगे? इंपोर्ट करते होंगे और एक्सपोर्ट करते होंगे। अब तुम ईमानदारी के साथ बताओ, भारत ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है, मतलब कि आयात करता है, या बहुत ज्यादा सामान बाहर भेजता है? बाहर से मंगाता है, तो इंपोर्ट हमारा क्या है? ज्यादा है। एक्सपोर्ट हमारा क्या है? कम है। लेकिन सर्विसेज की रिस्पेक्ट में देखो क्या है, सर्विसेज हम क्या करते हैं? ज्यादा इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं? सर्विसेज हम ज्यादा भेजते हैं, मतलब कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, बोला ये जाता है कि जो गुड्स, अब इसमें क्या होगा, अब ये जो करंट अकाउंट है ये कैसे मैनेज किया था? दोनों को लेके मैनेज किया जाता है। मान लो हमने जो इंपोर्ट किया है, वो 100 रुपए का है, किसमें? गुड्स में। एक्सपोर्ट हमने कितना किया है? मान लो 40 रुपए का, ये तो गुड्स में हो गया। तो इसमें हम घाटे में, फायदे में? ऑब्वियस सी बात है, हम घाटे में। कितने रुपए के घाटे में? 60 रुपए के लॉस में है, डेफिसिट में। घाटे को क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। अब सर्विसेज में आओ, सर्विसेज में मान लो कि हमने इंपोर्ट कितना किया था? 80 रुपया, सॉरी एक्सपोर्ट किया था कितना? 80 रुपए, लेकिन मंगाया कितना हमने? मात्र 20। मान लो कि हमने मंगाया 20 रुपया, थोड़ा सा मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा चूंकि नंबर बेहतर हो जाएगा, 60 रुपये मंगा लिया। तो यहाँ पर क्या है? हम प्लस में, निगेटिव में, यहाँ पे सरप्लस में, यहाँ पर हम बेनिफिट में। कितने रुपए के? 20 रुपए के। तो सर्विसेज में से हम बेनिफिट में हैं, इसमें हम घाटे में हैं। तो अब टोटल अकाउंट का बताओ क्या होगा? यहां पर हम क्या थे? घाटे में। यहां पर हम कितना थे? बेनिफिट में। लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो कितना रुपया क्या है? 40 रुपीज घाटे में। तो जब ये सिचुएशन होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट का डेफिसिट है, करंट अकाउंट का घाटा है। बात समझ में आ रही है? करंट अकाउंट का घाटा है। इसी तरीके जब सिचुएशन को उल्टा कर दो, जब सिचुएशन को उल्टा कर दोगे तो जब हमारा
एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सरप्लस में आ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अभी इस फिगर के आधार पर मैंने आपको क्या दिखाया, मात्र एक 2020 वाला 2021 वाला, इसमें ही हमारा जो करंट अकाउंट था वो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था, मतलब कि फायदे में आया था। लेकिन 22, 23, इवन 24 ये सब किस में है, करंट अकाउंट डेफिशिएट में है, घाटे में है। ये ट्रेंड है, बस इसको इस बात का ध्यान में रखना है। अब मुद्दा ये आता है, बात समझ में आ गई, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है और करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है। क्लियर है बात, इतना बेसिक्स है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो तो करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या है, सरप्लस क्या है, बाकी कैपिटल अकाउंट के बारे में अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो पूरा बजट यहीं पर हो जाएगा और इतना समय भी नहीं है कि पीटी में इतनी चीजों को कवर अप किया जाए। फिलहाल कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, अभी आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है। नेक्स्ट, तो अब इस स्टोरी के बाद देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीजें आपकी बची हुई हैं। देखो जो बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की, सारी बातें इसके अंतर्गत लिखी हुई हैं। अगर आपकी श्रद्धा होगी तो जाके जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस आर्टिकल में आपके लिए जानना क्या जरूरी है वो ध्यान से देखो। ये 2 पॉइंट कि ऐसा क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से हमारा कैड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से हमारा कैड बहुत बढ़ जाता है, और अगर मान लो कैड हमारा बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएंगी। पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम द इंक्रीजिंग इन कैपिटल। देखो जैसे अभी आपने देखा होगा तो मैंने करंट अकाउंट डेफिशिएट का एक डेटा आपको बताया था कि हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है। एक टाइम मैंने बताया था 1.3% था, अभी पीछे और भी बताया था कि वो कम हो गया, कितना परसेंट आ गया, 1% आ गया। अभी जब हमने ट्रेंड दिखाया तब उसमें दिखाया था लगभग 4.4% तक हो गया। तो भाई हमारा जो भारत है उसका कैड एग्जैक्टली कितना हो जो ये बताए कि ठीक है इतना चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 2020-21 और 21 और 22 के बजट में ये एक एस्टिमेशन लगाया था कि अगर भारत का कैड 2.5 से लेके 3% है, कितना, 2.5 से लेके 3% तक है, और कोई भी एक्सटर्नल शॉक नहीं आ रहा है। कोई भी एक्सटर्नल शॉक का मतलब कोविड आ गया, वॉर हो गई, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम उधार कर सकते हैं। उधार का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कम कर सकते हैं, इतने तक। लेकिन इसके बियॉन्ड होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके बियॉन्ड होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर मान लो इसके बियॉन्ड हो गया, ज्यादा हो गया, तो प्रॉब्लम कौन कौन सी आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पोटेंशियल थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें आपकी यहां पे लिखी हुई हैं। सबसे पहला थ्रेट क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ जाएगा। देखो इसमें लिखा हुआ है, परेशान हो जाओगे समझने के लिए। अब देखो होता क्या है, एक स्टोरी बताएंगे, समझने की कोशिश करना इससे कि क्या होगा। मान लो कि अगर हमारा बहुत सिचुएशन के हिसाब से चलना, अगर मेरा कैड है 2% और धीरे धीरे बढ़ के ये एक साल में हो गया 2.5%, उसके बाद हो गया 3.0%, उसके बाद हो गया 3.5%, इसके बाद हो गया 4.0%। अब बताओ इस सिचुएशन में हो क्या रहा होगा, अगर हमारा कैड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा होगा। देखो घाटा है, लेकिन इंप्लीकेशन क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। कैड अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बाहर से ज्यादा सामान मंगा रहे हैं और भारत से कम सामान जा रहा है। अब देखो इसके इंप्लीकेशन के, हमेशा एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो। अगर हम लोग बाहर से ज्यादा सामान मंगा रहे हैं, इसका मतलब भारत का ज्यादा सामान नहीं बिक रहा। जब भारत का सामान ज्यादा बिक नहीं रहा है तो भारत के सामान की ज्यादा डिमांड ही नहीं है, तो बिकी तो नहीं रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जब किसी भी कंट्री का, जैसे अब आप हो, आपको इंडिया वाले जब बाहर से ज्यादा मंगाने लगेंगे, जैसे मान लो कि सबने यूएसए से मंगाया, तो यूएसए की जो करेंसी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉलर, तो जब अगर आपको यूएसए से कुछ सामान मंगाना तो किस में मंगाओगे, डॉलर में तो मंगाओगे। तो डॉलर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे ये डॉलर ही डॉलर दो। तो जब किसी भी मार्केट में डिमांड किसी चीज की बढ़ने लगती है तो उसकी वैल्यू मजबूत हो जाती है। मतलब वो लोग कहते हैं यार ये मजबूत करेंसी है, यार ये ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वहां पे चीजें पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। तो जब डॉलर बढ़िया हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो साइमल्टेनियसली सिंपल सा रूल होता है कि बाइनरी सिस्टम, अगर किसी की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे संबंधित जो दूसरी चीज होती है उसकी वैल्यू गिर जाने लगती है। तो भारत के रुपए की वैल्यू क्या होगी, गिरेगी, उसकी बढ़ेगी, इसकी गिरेगी। तो जब भारत के रुपए की वैल्यू गिरेगी तो जाहिर सी बात है देश में क्या आता है, जब वैल्यू गिरती है तो क्या बढ़ता है, इन्फ्लेशन।
जो चीज आपको पहले 6 रुपए में मिल जाती थी वो अब 8 रुपए में मिलेगी, 10 रुपए में मिलेगी। ये सब क्यों रहा है? कैड के बढ़ने की वजह से। तो कैड अगर देश का बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं और भारत के सामान की वैल्यू नहीं की जा रही है। जब भारत के सामान की वैल्यू नहीं की जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग यहां पर ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं उसी को खरीदने के लिए। अब जब भारत के सामान की वैल्यू नहीं की जा रही है तो भारत के जो रुपया है उसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं धीरे धीरे गिर रही है। जब भारत के रुपये की वैल्यू गिर रही है तो कहीं ना कहीं जो सामान आपको पहले 6 रुपए में मिलता था वो अब बढ़ी हुई कीमतों पर मिलेगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मतलब क्या है, बाहर वाले इन्वेस्टर देखेंगे अमा यार यहाँ से सामान ही नहीं बिकता, कुछ जा ही नहीं रहा, इनका कैट देखो कितना है, तो यहाँ पे कोई आके इन्वेस्ट करेगा? डेफिनेटली नहीं। तो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारा डाउन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस यही है। अगर लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करें, न्यूज क्या थी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएंट थोड़ा सा वाइडेंड किया है। न्यूज भी ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, बच्चा परेशान हो जाए, इसी वजह से पीटी ज्यादातर लोगों को फेल कराने का कारक बनता है अगर सही से नहीं समझा गया। तो ये न्यूज थी। तो हमारी जरूरत क्या है कि कैड का ट्रेंड देखो। कैड एग्जैक्टली होता क्या है? वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, मतलब कि करंट अकाउंट का एक पार्ट होता है। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो यही सारी मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को जाके फिर से देखिएगा, चीजें क्लियर होंगी। फिर भी नहीं समझ में आया होगा तब तो फिर माथे मार लो कहीं, और क्या ही कर सकते हैं हम। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बिकॉज हमें और भी टॉपिक को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो उससे ज्यादा मजेदार है, लो, डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी होता क्या है अभी सब बता देंगे। अभी न्यूज बड़ी गजब है, ध्यान से देखना, और अगेन फिर ट्रेंड आएगा। मीमांसा में पढ़ने का बस आपका सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको वो चीजें बता दी जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। हमें बताने के लिए हम पूरे लाइन बाय लाइन में खिंचाते रहे, ये है, लेकिन भाई तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या फायदा? आपके इंपॉर्टेंट इसमें से क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस वो बता देना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यूज देखो क्या बोल रही है कि सेंटर, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करने जा रही, कितना रुपया? 6.55 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में जीरो पता कितना होता है? कितना होता है? 12 जीरो होते हैं ट्रिलियन में। इतना रुपया 6.55 ट्रिलियन रुपया मार्केट से सेकेंड हाफ में, सब छोड़ो कुछ नहीं, कि भारत सरकार मार्केट से अपने फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी जो है इसको भरने के लिए मार्केट से कितना रुपया उधार ले रही है? 6.55 ट्रिलियन रुपया ले रही है। अब देखो बस इतनी न्यूज है, अब सब कुछ समझ जाओगे। तो अब मैटर आता है कि सरकार मार्केट से पैसा उधार कैसे लेती, ठीक, मार्केट से पैसा उधार कैसे लेती है। तो उसके पास एक पेपर, सरकार होने का एक फायदा है, सरकार का होने का एक फायदा है। अगर उसने एक पेपर पे लिख दिया भारत सरकार हमें 10,000 रुपए चाहिए 10% के इंटरेस्ट के साथ, तुमसे 10 साल के लिए ले रहे हैं, तो हर बंदा इसको खरीदने जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का है। और इस गलत फहमी का यूज सरकार खूब करती है। और सरकार क्या करेगी? खाली क्या काम करेगी? एक पेपर पे लिखेगी, मतलब कई पेपर पे लिखेगी, एग्जाम्पल के लिए कि भारत सरकार 6.55 ट्रिलियन रुपया 50 सालों के लिए मार्केट से उधार लेने जा रहा है। ये लो, सब झपट्टा मारते कि जल्दी खरीद लो। क्यों? क्योंकि सबको पता है भारत सरकार तो कहीं नहीं भाग के जाएगी। अब अडानी जी मतलब कि नीरव मोदी जी नहीं है कि लेके पैसा भाग जाएंगे। सरकार अगर कोई गारंटी दे रही तो ये पैसा मरेगा नहीं, इस वजह से इसकी डिमांड बहुत होती है। तो भारत सरकार जब कभी भी मार्केट से पैसा लेती है तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम लोग जीसेक बोलते हैं। जीसेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब अगर भारत सरकार या स्टेट की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो किस तरीके से लेती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में लॉन्च कर देती है और उससे वो पैसा ले लेती है। अब जो सिक्योरिटी होती है, ध्यान से देखना, बस इतना समझ लोगे बहुत है। 2 तरह की होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कम समय के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम हो। अब मैच्योरिटी मत समझो, ये इकोनॉमिकल टर्म है, बस ये है कि 1 साल से कम के लिए जब आपको पैसा लिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। 1 साल से ज्यादा के लिए लिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। अब 1 साल से कम के लिए जब लिया जाता है तो उसके अलग अलग टूल हैं, जिसमें से सबसे पहला टूल क्या आता है? टी बिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल। उसके बाद दूसरा क्या होता है? CMB, कैश मैनेजमेंट बिल।
शॉर्ट टर्म के लिए। अब ये टी बिल क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पे दिखा देते हैं तुमको। टी बिल क्या होता है, ये 3 मियाद में होता है। 91 दिन के लिए कभी कभी लेते हैं, कभी कभी 182, कभी कभी 364 दिन। 3 तरह की टी बिल अभी चलती है। 91 डेज, इसका डबल कर दो 182, इसका डबल कर दो 364। ये 3 मियाद में ट्रेजरी बिल के जरिए से पैसा। ट्रेजरी बिल क्या है, एक पेपर पे लिखा हुआ है कि सरकार तुमसे 91 दिन के लिए इतना रुपया ले रही है। इसकी कुछ खास बात है, अभी वो मैं बताऊंगा, क्योंकि टी बिल पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो शॉर्ट टर्म तरीका क्या हो गया, टी बिल और सीएमबी। लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म का बस क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड। तो जब आप कभी भी बॉन्ड लिखा देखना कहीं पर भी, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं ये डेटेड सिक्योरिटी या 1 साल से ज्यादा के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। बॉन्ड कभी कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी लेते हैं, लेकिन जब आप देखोगे डेटेड सिक्योरिटी तो बॉन्ड गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में होगा, तो समझ लेना कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ऐसी है जो कि 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड रखे हुए हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है वो 2 तरह की, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम की होती है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा की होती है। इसके 2 टूल होते हैं, टी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल। इसके कौन कौन से टूल होते हैं, डेटेड सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। और एक और भी होता है, एक चीज और इसमें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखियो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म और प्लस शॉर्ट टर्म दोनों तरह की लोन को ले सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म ही लोन ले सकती है। मतलब कि वो ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल को यूज नहीं कर सकती। तो जब स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रही होती, मतलब कि जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा की हो, उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन बोला जाता है। तो कभी भी स्टेट डेवलपमेंट लोन की बात आए तो समझ लेना कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 1 साल से ज्यादा का है बस। और ट्रेजरी बिल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और सीएमबी क्या होता है, हमेशा ये कैश मैनेजमेंट बिल है, इसका भी यूज हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अब कुछ बेसिक बातें जो कि आपको टी बिल से की रिस्पेक्ट में जानना जरूरी है। देखो, टी बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, 91, 182, 364। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। देखना, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, बहुत ध्यान से। सबसे पहले उसके ऊपर लिखा होता है फेस वैल्यू, ठीक। उसके ऊपर लिखा होता है कूपन प्राइस, कूपन, या खाली कूपन प्राइस ना लिखे, सिर्फ कूपन। और उसके ऊपर फिर लिखी होती है डेट। अब फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट को 10,000 रुपए का लोन चाहिए, तो जो 10,000 रुपए है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। कूपन क्या होता है कि उस फेस वैल्यू के ऊपर, जैसे मान लो कि सरकार को 10,000 रुपए मार्केट से चाहिए, तो सरकार फेस वैल्यू एक पेपर लेगी, उसके ऊपर क्या लिखेगी कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये 10,000 रुपए की, मतलब कि सरकार को 10,000 रुपए चाहिए, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 10,000 रुपए की है, जिसके ऊपर सरकार 10% का इंटरेस्ट देगी। कब, एनुअली, कुछ भी हो सकता है वो एनुअली। अभी हम बताएंगे, यहां पर जनरली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो हाफ ईयरली पे मिलता है, मतलब कि 6 मंथ के ऊपर मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। तो मान लो कि 6 मंथ के ऊपर मिलेगा, और ये एक डेट डाल दी जाएगी कि भैया हम आज की, मान लो अगर 1 मई है, तो हमने बोल दिया कि 1 मई 2024 चल रहा है, और ये 1 मई 2026 तक के लिए, तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या हो जाएगा, 3 साल का, क्योंकि आज ये इशू की गई है, और कब वापस की जाएगी, 2026 में। अब होगा क्या कि जब कभी भी कोई, जब ये अब मार्केट में गवर्नमेंट आई, ये लेके पेपर, लो भैया पेपर, मार्केट में देखा, अरे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है 10,000 रुपए की, तो लोग क्या करेंगे, मार्केट क्या करेगी, 10,000 रुपए सरकार को दे देगी, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो अपने पास रख ले जाएगी। अब वो जो जिसने खरीदा उसका क्या बेनिफिट होगा, उसको हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये बात हो गई इसमें। लेकिन ट्रेजरी बिल भी एकदम यही है। ट्रेजरी बिल में बस खास बात क्या होती है, उसमें जो ये कूपन वैल्यू होती है ना, ये 0 होती है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। होता यह है कि फेस वैल्यू तो लिखी होगी, लेकिन जब सरकार, अब ट्रेजरी बिल पे क्या लिखा होगा, कूपन रेट नहीं लिखा होगा, तो अब इसमें बताओ डेट कितनी लिखी होगी, डेट क्या होगी,
इसमें टेन्योर लिखा होगा। टेन्योर का मतलब क्या होगा, या तो 91 डेज की होगी, या तो 182 डेज की होगी, या तो 364 डेज की होगी। अब क्या होगा, मान लो कि 364 डेज वाली है, तो एक जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जिसके ऊपर सरकार को 10,000 रुपए चाहिए, लेकिन कूपन रेट कितना है, 0, 364 दिन के लिए चाहिए। तो लोग क्या खरीदेंगे, सरकार को 10,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन अब सरकार जब उनसे खरीदेगी तो कितना लेगी, 10,000 रुपए उसको मिल गए, या 10,000 रुपए नहीं लेगी, बल्कि वो कितना लेगी, 9,000 रुपए। लेकिन जब उसका पैसा वापस किया जाएगा, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार से वापस लेगी, तो कितना अमाउंट देगी, फेस वैल्यू के ऊपर कितना रुपए देगी, 10,000 रुपए। तो उसको बंदे को बेनिफिट कितना हो गया, 1,000 रुपए का। नहीं समझ में आई बात, देखो इसको एक बार और देखो, क्योंकि थोड़ा सा देखो, मान लो कि ट्रेजरी बिल के जरिए से सरकार को 10,000 रुपए लेने हैं, तो ये क्या है, टी बिल है, तो इस पे फेस वैल्यू तो पड़ी होगी। फेस वैल्यू मान लो कितनी की है, 10,000 रुपए। ट्रेजरी बिल की खास बात क्या होती है, इसके ऊपर जो कूपन होता है, मतलब इंटरेस्ट जो होता है, वो 0 होता। तो यहां पे क्या लिखा होगा, 0 कूपन। उसके बाद लिखा होगा मैच्योरिटी टाइम, मैच्योरिटी पीरियड, मान लो 364 दिन है। अब क्या होगा, अब ये किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार को 10,000 रुपए चाहिए, सरकार मार्केट में आई, मार्केट से कहा कि भैया मुझे 10,000 रुपए का टी बिल बेचना है। तो जब कोई भी इसको खरीदेगा, तो ये जो फेस वैल्यू है इससे कम वैल्यू पे खरीदेगा। मान लो कि कितने पे खरीदा, 9,000 रुपए पे। अब जब 364 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो जब सरकार वापस कहेगी भैया लाओ हमारा वाला जो टी बिल मैंने आपको दिया वो वापस दो, तो जब सरकार उसे टी बिल लेगी, तो सरकार उसको कितना रुपया देगी, फेस वैल्यू का। तो कितने का डिफरेंस है यार, कितना रुपया ज्यादा देगी, 1,000। तो मैटर ये है, क्योंकि जब कूपन रेट 0 है, तो भाई कोई भी क्यों खरीदेगा जब तक उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो वो बेनिफिट उसको क्या होता है, यही जब रिडीम किया जाता है तो फेस वैल्यू के ऊपर खरीद लिया जाता है। तो कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, लोग, सरकार ने कितने का लिया था, 9,000 का, वापस कितने कर रही है, 10,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए यहां पे कितना हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। तो पॉइंट बस ये टी बिल के बारे में ये ध्यान रखना कि 0 कूपन बॉन्ड होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट के जरिए से बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि जितने की फेस वैल्यू होती है उससे कम पे सरकार खरीदती है, और वापस जब लेना होता है तो फेस वैल्यू का अमाउंट दे देती है। तो जो डिफरेंस आता है वही इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लो कि जीसेक है, जिसके ऊपर 1,00,000 रुपया सरकार को लेना है, 1,00,000 रुपया, और इसके ऊपर कूपन कितना दिया, 8%, और मैच्योरिटी पीरियड कितने का, मान लो 2 साल के, 2 इयर्स के लिए। अब इसके ऊपर बेनिफिट क्या होगा, तो जब सरकार इस पे खरीदेगी, तो 1,00,000 रुपए अगर उस पे लिखा हुआ, तो पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए लेगी। अब इस पे इंटरेस्ट कितना देगी, 8% एनुअल, या हर 6 मंथ के ऊपर 8% का इंटरेस्ट उसको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता है। 0 कूपन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा होता, और जो पैसा बेनिफिट मिलेगा वो रिडीम वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर दी जाती है, इसकी वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो बस इतना ध्यान रखना टी बिल के बारे में। अब कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, यहां पर एक चीज और देख लो, सीएमबी क्या होता है, जैसे 91, 182 एंड 364 ये मैच्योरिटी पीरियड है। अगर हम इससे ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाती है, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी। मतलब कि जब 91 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टी बिल। 182 दिन का हो तो भी टी बिल होगा, 364 डेज का हो वो भी टी बिल होगा। क्या कभी सरकार को 91 दिन से कम की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से लेकर 90 दिन के बीच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इससे 91 दिन से कम की जरूरत पड़ती है और मार्केट से जब वो पैसा लेना चाहती है, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल। बात समझ में आ रही है। तो 1 से लेकर 90 दिन तक अगर सरकार को पैसे की जरूरत है, तब सरकार क्या जारी करती है, कैश मैनेजमेंट बिल। जब 91 से लेकर 364 दिन की जरूरत होगी तो उसको क्या मिलता है, ट्रेजरी बिल। और जब 1 साल से ज्यादा के लिए होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटेड सिक्योरिटी। और डेटेड सिक्योरिटी में अगर स्टेट गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी ले रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताए थे, स्टेट डेवलपमेंट लोन बोला जाता है। ठीक। और यहां पर जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल के ऊपर कोई भी कूपन रेट नहीं होता, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, 0 कूपन बॉन्ड बोलते हैं। और 0 कूपन का मतलब है फिर इसको खरीदेगा कौन, खरीदा इस वजह से जाता है क्योंकि सरकार जब इसको लोगों तक देती है तो फेस वैल्यू का अमाउंट नहीं लेती, बल्कि फेस वैल्यू से
कम पे लेती है, लेकिन जब उसको वापस लेगी तो पूरा का पूरा फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही उसको दिया जाता है। यहां पर उसको बेनिफिट इस तरीके से हो रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो कि आपकी इस रिस्पेक्ट में थी। अब इसमें इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो, ओके, यहां पे देखो सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आप लोग एक बार देख सकते हो, वही सारी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन है। अब यहां पे देखो ये है कि मैटर ये आ रहा है कि अगर जीसेक है तो ये किस तरीके से वर्क करती है। मतलब कि अगर मान लो मैं हूं, नॉर्मल आदमी हूं, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीदनी है या बेचनी, तो किस तरीके से जाऊंगा, या सरकार किस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या बाय करती है। ध्यान से देखना, सरकार के पास एक प्लेटफॉर्म है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हैंडल कौन करता है, आरबीआई, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ई क्यूबेर। क्वेश्चन बन चुका है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको मैनेज कौन करती है, आरबीआई के पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई कुबेर प्लेटफॉर्म का नाम है, जहां पर कोई भी पर्सन हो उसको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी। अब यहां पर जो लोग हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदते बेचते वो कौन कौन होंगे, वो होंगे बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज, है ना, कौन कौन से देख लो, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड, ये सब करते हैं साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ ई कुबेर। और ये किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रही है, आरबीआई के अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रही है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आके आप खरीद सकते हैं इन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ओके। अब देखो इसमें एक चीज और भी होती है, तो जब ये तो प्लेटफॉर्म है, तो जब आरबीआई ई कुबेर का प्लेटफॉर्म करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती या बेचती है, तो उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मतलब जब कभी भी आरबीआई ई कुबेर प्लेटफॉर्म का यूज करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना या खरीदना चाहती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन करता है, आरबीआई। किसकी डायरेक्शन के ऊपर करती है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर। क्योंकि अब ये पैसा क्या होगा, जो मैंने बताया $6.5 ट्रिलियन है, ये कैसे होगा, ई कुबेर के जरिए से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाएंगी। तो जब ये बेची जा रही होंगी तो आरबीआई कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही होगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहां पे एक क्वेश्चन और है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो यूज है वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीदने और बेचने के लिए होता है। ये बताओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसको बेचने या खरीदने के पीछे क्या कभी आरबीआई का भी कोई सोल पर्पस होता है, कौन सा, महंगाई को मैनेज करने के लिए। वेरी गुड, ये हुई ना, राकेश धमाधम मार रहा है। तो महंगाई को मैनेज करने के लिए, एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, एफडीआई को मैनेज कर, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो सबसे पहला आता है वो आता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब एक सिचुएशन बताओ, अगर महंगाई बहुत बढ़ गई है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या चीज की जाएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब बेचा जाएगा तो मार्केट से पैसा सकाउट होकर किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। कनेक्शन हो रहा है, बहुत सही, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बस ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की हैं। बाकी एक पॉइंट और भी अगर आप लोग कहें तो बता दें, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे हिसाब लगता है पढ़ लेना इसको। लेकिन एक टॉपिक जो है आगे भी दिया हुआ है वो है बॉन्ड यील्ड का, लास्ट पॉइंट है बस, बॉन्ड यील्ड सबसे फंसाओ टॉपिक है। देखना, जैसे पहली बात ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, बॉन्ड अगर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही होगा, कॉर्पोरेट एंटिटीज भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी बॉन्ड को जारी करती हैं। अब क्या होता है कि बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है दो तरीके से। देखो, अगर मैं बॉन्ड जारी कर रहा हूं तो मेरे नजरिए से ये होगा कि मुझे कितना पैसा इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है तो मैं एक बॉन्ड जारी कर देता हूं। मैं क्या हूंगा, इशूअर, इशू करने वाला ना, मैं इशूअर हूं। मैंने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है और मैं इस बॉन्ड को जारी कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, इशूअर। तो मेरे इशूअर की नजरों से आप देखो तो अगर कोई भी पर्सन इसको खरीदेगा तो मुझसे कुछ तो मांगेगा ना कि भैया इंटरेस्ट क्या दे रहे हो। तो वो जो अब मैटर क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट होगा ना वो मेरे लिए क्या होगा कि मुझे यार इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है, या
बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी। अगर कोई इसको बोरो कर रहा है तो उसकी कॉस्ट मेरी नजर से क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी। लेकिन जो इसको खरीद रहा होगा, जो खरीद रहा, मान लो कि आप खरीद रहे हो, तो आप क्या सोचोगे, इस पे मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा। लेकिन जब बॉन्ड वर्ड यूज होता है तो ये दिखाता है कि उस बॉन्ड के जरिए से एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट तुम्हें होगा। अगर मान लो इन्होंने कहा कि 10% दे रहे हैं, तो क्या ये 10% का बेनिफिट ही आपको जाता है? नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वो कट पिटा के जो चीज, जो अमाउंट आपको इसके ऊपर प्रॉफिट के रूप में मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड यील्ड आपके नजरिए से, बोरोइंग कॉस्ट मेरे नजरिए से, तो एक बॉन्ड है उसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट है कि एक होगा बॉन्ड यील्ड। बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, मतलब कि अगर मैं 10,000 रुपए मार्केट से चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं बॉन्ड को मार्केट में जारी करूंगा, तो उस बॉन्ड के ऊपर मुझे सालाना कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना परसेंट देना पड़ेगा, वो बोरोइंग कॉस्ट होगी। लेकिन जो खरीद रहा है इस बॉन्ड को, जो ले रहा है, उसको कितना मिलेगा, उसको कितना बेनिफिट होगा। तो जितना ये 10% दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट ये नहीं मिलता, कुछ कट पिटा के मिलता। अब ये कट पिटा के क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इकोनॉमिक सर्वे देखें, इकोनॉमिक सर्वे देखें। और इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस, कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ये मार्केट ही पूरी वर्क कैसे करती है। तो आपको कितना मिलता है, जब आपको ट्रू बेनिफिट जो होगा ना, 10% हमें जितना भी, मान लो 6% मिला, तो जो ट्रू बेनिफिट एक बॉन्ड को होल्ड करने के बाद बॉन्ड इन्वेस्टर को होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। तो जब कभी भी बॉन्ड लेने की कोशिश करना, तो ये देखना कि उसमें हमें बॉन्ड यील्ड कितनी मिल रही है, पॉइंट है। अब बॉन्ड यील्ड के रिजल्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी अगर बॉन्ड का प्राइस कम हो जाए। मतलब इसमें एक वन इनवर्स का रिलेशन है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में इनवर्स का रिलेशन है। इतना बस ध्यान रखो, कभी मौका मिलेगा तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थोड़ा ब्रॉडर टॉपिक है। इतना ध्यान रखना कि बॉन्ड यील्ड इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड प्राइस। इसका मतलब क्या होगा कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो यील्ड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन होता है। अब ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए पूरी डिटेल एनालिसिस चाहिए, उसके लिए कम से कम आधा घंटा मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बातें स्टार्ट नहीं होंगी, फिर हम लोग बहुत बैक डेट में जाके इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में ये इस वजह से है बिकॉज जो आरबीआई थी ना, आरबीआई ने अभी एक ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाया था, और ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाने की वजह से जो बॉन्ड यील्ड है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्पाइक आया था, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बस इस वजह से ये न्यूज में था। लेकिन ये इतनी न्यूज से आपका काम नहीं बनेगा, आप जरूर डेटा के लिए, ट्रेंड के लिए, हर चीज के लिए इकोनॉमिक सर्वे को जरूर पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे को जरूर पढ़िए। सो दिस इज फॉर टुडे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि ये शुरुआत की कुछ वीडियोस हैं जो कि हम लोग आप तक पब्लिश करा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस कोर्स का पूरा एक्सेस आप पाएं, मतलब कि पीटी 365 से लेके जो सीसैट का पूरा कोर्स चलता है, तो आपको पता होगा इसमें जो नंबर लिंक्ड हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसकी कुछ ही वीडियोस होगी। अगर आप पूरी वीडियोस चाहते हैं तो कांटेक्ट के ऊपर लिंक, कांटेक्ट पे जाइए, इंस्टीट्यूट से कनेक्शन बनाइए। और अगर कोई भी लोग जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, वो आके हमारे ऑफलाइन सेंटर पर क्लास करके भी इन सब क्लासेस की बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और हम लोगों ने ऐसे बच्चे जो कि इस बार 2024 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, मतलब कि किसी भी प्रकार की समस्या है, आप इंडिविजुअली आके मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आप 1-to-1 आके टीचर के साथ बात कर सकते हैं, अपने लीडर्स, मेंटोर के साथ बात कर सकते हैं। पॉइंट ये है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यही हमारा मेन पर्पस है। अब ये किसी भी तरीके से हो, चाहे आप चाहे तो ऑनलाइन भी आके कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ ही वीडियोस अपलोड होंगी, बाकी सारी वीडियोस जो रहेंगी वो आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएंगी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टॉप सेल्स एंड खोखली बातें नहीं। थैंक यू सो मच।